आप जीएसटी कमेटी में भी रहे हैं। ये जीएसटी का जो इतना सारा क्लासिफिकेशन हो गया है, 2017 में जब ये आया था सिंपल टैक्स बोल करके इसको लाया गया था। सिंपल टैक्स है, एक टैक्स है। लेकिन आज मुझे लगता है कि इतने सारे इसके क्लासिफिकेशन हो गए हैं, तो ये सिंपल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। तो आपको लगता है कि जीएसटी जिस तरीके से जा रहा है, इतना क्लासिफिकेशन होता जा रहा है, एक ही पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स, वो अभी वायरल भी हुआ था, सही है ये? गलत है। कैसे एक्सप्लेन कीजिए आम आदमी की भाषा एक तो मैं तो क्योंकि जीएसटी फॉर्मेशन के समय भी कमेटी में था और फिर जब इम्प्लीमेंट हुआ तो कई साल तक उसमें भी एज फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करता रहा था दिल्ली की तरफ से। डे 1 से मैं इसको पुश करता रहा और आप मिनट्स उठा के देखेंगे तो दिल्ली की तरफ से हमेशा ये इंटरवेंशन रही, साहब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें। मेरे 2 ऑब्जेक्शंस थे और दोनों संभव नहीं एड्रेस हुए। मेजर 2 थे। क्या थे? कि भाई एक तो इसको ना व्यापारियों की तरफ से सोच के बनाओ। सारे कानून ना इंस्पेक्टर की तरफ से सोच के बनाए जाते हैं और इंस्पेक्टर की तरफ से सोच के जो भी कानून बनेगा उस कानून में इंस्पेक्टर के अलावा सबको चोर माना जाएगा। कैसे कैसे इंस्पेक्टर की तरफ से कैसे? मतलब कानून कैसे बनते हैं कि भाई कुछ चोर होंगे तो उनकी चोरी पकड़ने के लिए हम एक इंस्पेक्टर खड़ा करेंगे। फिर सारे कानून उस इंस्पेक्टर को पावर देते हैं और उनकी ड्यूटीज बताते हैं सामने वालों की। उसकी जगह मुझे लगता है कुछ व्यापारी होंगे जो व्यापार कर रहे हैं, वो टैक्स देना उनकी लायबिलिटी है। टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, दे भी क्या रहे हैं, टैक्स लोगों से ले रहे हैं और दे रहे हैं, सरकार को सप्लाई कर रहे हैं। तो व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडली कैसे टैक्सेशन सिस्टम हो, टैक्स स्ट्रक्चर्स हो, पूरा का सिस्टम कैसे हो, फॉर्म्स उतने इजी कैसे हो, वो सब बनाइए। अगेन इन वेट वी डिड दिस। 2017 में हमने मतलब एक व्यापारी को वेट में रजिस्ट्रेशन में इतना सारी वो करनी पड़ती थी। हमने मतलब करीब 150 तरह की फॉर्म होती थी, मतलब वो होती थी एंट्रीज। एक व्यापारी को टैक्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 150 तरह के फील्ड्स थे उस फॉर्म में। तब उसको जाके उसको एक सेल टैक्स का फॉर्म मिलता था, ठीक है, टिन नंबर मिलता था। हमने उसको सबको घटा के 11-12 पॉइंट्स कर दी। ओके, 150 से 11-12 हाँ, इसको इतनी बता दो, बाकी सैंपल पकड़ते रहो, कोई गड़बड़ करेगा तो उसको पकड़ लेना। थोड़ा सा समझाना इतना मतलब जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं कई बार। तो एक तो जीएसटी व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इंस्पेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। मुझे लगता है छोटे व्यापारियों के पर्सपेक्टिव से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्प्लिकेटेड है। उसको पता ही नहीं किस चीज पे कितना जीएसटी लग रहा है। सिंपल था, 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब था कि 1 नेशन 1 टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। ये था भाई हम सपोज 10% कर देंगे तो सारी चीजों पे 10% कर दो। इनफैक्ट बाहर के देशों में ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही है, एक ही जीएसटी जैसा टैक्स है। तो 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब ये नहीं है कि 1 नेशन 1 टैक्स इंस्पेक्टर। 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब है कि 1 नेशन और सारी चीजों पे 1 टैक्स। या तो कोई चीज टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी या 1 टैक्स होगा। बिल्कुल, तो कर दो। और बहुत बोला मैंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि साहब मैंने डेटा दिया उस वक्त निकाल के, जो मैंने अभी आपको स्कीम बताई बिल बनाओ इनाम पाओ का, कि साहब जब हम कम टैक्स करते हैं, मैंने दिल्ली सरकार का 2015, 15, 16 के सारे डेटा रखे वहां। मैंने कहा हमने इतनी चीजों पर टैक्स कम किया, आप इससे समझिए लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस। 28%, 18% नहीं चलेगा। और फिर किसी का 28, किसी का 18, किसी का 12, किसी का 14, फिर 10, 5, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और उसमें भी बड़ी दिक्कत है। मैं जब जीएसटी की मीटिंग्स में जाता था तो अपने घर में व्यापारियों से खूब मिलके जाता था, समझ के उनकी एसोसिएशन से, क्योंकि उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पे सब लोग मुझे बताते थे। मतलब आप मिठाई की दुकान में जाओ और एक गिफ्ट पैक खरीदो जिसमें एक समोसा रखा हुआ है, एक मिठाई रखी हुई है, एक कुछ 4 तरह के आइटम रखे हुए हैं। या किसी बर्तन की दुकान में जाओ, आप उसमें चम्मच, गिलास, कटोरियाँ स्टेनलेस स्टील की खरीदो, फिर एक सेरेमिक्स का कुछ खरीद लो, प्लेट, मतलब कुछ और मटेरियल की। सबके टैक्स अलग हैं। मतलब आपके डिनर सेट में आपको 4 तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। आपको मिठाई की दुकान से एक गिफ्ट पैक आप किसी के यहाँ लेके जा रहे हो, उसमें 4 तरह के टैक्स हैं। 2 चीजें टैक्स फ्री हैं, 2 चीजों पे 5% टैक्स है, 2 चीजों पे 10% टैक्स है। हाँ, कैसे होगा यार? मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको। सवाल ये है कि क्यों बनाया? हाँ, क्यों? क्योंकि मोर द कॉम्प्लेक्सिटीज, मोर ब्राइब, मोर एक्सटॉर्शन। तो जितना सिंपल रखोगे उतना आम आदमी और आम व्यापारी की जिंदगी आसान रहेगी। तो क्या एजेंडा ब्राइब है? एजेंडा घूस लेना है जितना क्लासिफिकेशन करके? बिल्कुल, सबको चाहिए भाई, मुझे कौन पूछेगा फिर? तो ये जो सिस्टम है ना, इसी को तो बदलना है। मतलब आप देखो ना, हम एजुकेशन सिस्टम में माफिया काम करता था, उससे लड़े। हेल्थ सिस्टम में माफिया काम करता था, उससे लड़े। पावर सिस्टम में इन्वर्टर्स का माफिया, पावर का माफिया पूरा काम करता था, उससे लड़े। हम तो सारे उससे ही लड़ रहे हैं। जब मैं टैक्स इस तरह की मीटिंग्स में जाता था, इन सब चीजों से भी लड़ता था। ब्यूरोक्रेट्स को भी कहता था, मैं खुल के कहता था, मैं यार ये किसके लिए बना रहे हो ये कानून? ये केवल इंस्पेक्टर को समझ में आएगा, एक सीए को भी समझ में नहीं आता है। सीए भी परेशान है। एक सिनेरियो समझा सकते हैं कि कैसे एक व्यापारी परेशान होकर के उसको एक्सटॉर्शन या फिर घूस उससे वसूला जाता है? इतने क्लासिफिकेशन जीएसटी मैंने बताया ना, सिंपल सा केस है। हाँ। बड़ा कोई मिठाई वाला इमेजिन कर लो आप, दिल्ली में तो बहुत सारे शॉप्स हैं। वहां से आप एक गिफ्ट पैक खरीदते हो, उसमें मतलब एक नमकीन है, पैकेट में बंद है, पैक्ड है,
सपोज अब मैं ब्रांड का नाम लूंगा तो फिर ब्रांड के नाम आ ठीक है, जाएगा। मान हाँ। लीजिए एक्स ब्रांड है कोई पॉपुलर, हाँ, हाँ। तो उसमें एक्स ब्रांड का एक नमकीन का पैकेट है, उस पैक में और कोई चिप्स के पैकेट्स हैं, फिर एक ड्राई समोसा है, फिर और कुछ आइटम्स हैं, और उनको ओवरऑल एक टोकरी में रख के ऊपर से पैक किया हुआ है। ठीक है। अब उसमें उसमें से किसी पे 5% है, किसी पे 12 है, 10% है, किसी पे 12% है। अब यही रिश्वत है। इंस्पेक्टर आएगा, अच्छा कैसे बेच रहे हो? अब भाई वहां सेल काउंटर पे खड़ा हुआ लड़का कैसे उसको बिल करेगा? उसकी तो जान को आफत है। फिर वो उसको अपनी बुद्धि के अनुसार किसी एक टैक्स रेट पर लगा के काट देगा, एक रफली कुछ भी 5 या 12 या 18 कुछ भी डाल के छोड़ देगा। ठीक है। वहां कोई आदमी रेड करेगा और समझाएगा, देखा आपने पैक्ड पॉलीथीन में कलर्ड प्रिंटे में पैक्ड नमकीन इसमें बेचनी थी, इसमें बेच रहे हो, लाओ रिश्वत। तो व्यापारी को यार परेशान कर रखा है। उसमें थोड़े इवेंट बट होंगे, रेडिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप कर, मतलब मैं 10% का कोई एडवोकेट नहीं हूँ, आप 8 करना चाहो, 12 करना चाहो, आप जनरल कंसेंसस बनाओ, देश में डिस्कशंस कराओ खूब सारे, आप कर दो 10% हर चीज का। जिस पे 8% लग रहा है उस पे भी 10 कर दो, जिस पे 12 लग रहा है उस पे भी 10 कर दो। हर आदमी जो 12 वाली चीज खरीदता है उस पे खुश होगा, 8 वाली चीज पे कहेगा लो जी 10 हो गया, एक बैलेंसिंग हो जाएगी। अगेन आई एम नॉट गिविंग ए बॉल पार्क फिगर की 10 ही कर दो। ठीक है। देश में डिस्कोर्स तो पैदा करो कि हम देश में एक टैक्स स्लैब करना चाहते हैं, ताकि हर व्यापारी को पता हो, मुझे इतना ही हर देना है। व्यापारी को पता हो भाई कोई भी आइटम होगा या तो 10 में होगा या एग्जेम्प्टेड होगा, खत्म खेल। अमूमन तौर पर हम जो देखते हैं कि अगर कोई ऐसा आइटम है जो रोजमर्रा की चीज है, या कुछ ऐसा आइटम है जो लग्जरी वाली चीज है जो रोज इस्तेमाल नहीं होता, तो जो लग्जरी वाला आइटम होता है उस पे जीएसटी कम होता है, नहीं ज्यादा होता है, लग्जरी वाले पे ज्यादा होता है, और रोजमर्रा की चीजों पे कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ मिक्स है। मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे लग्जरी आइटम है उस पे कम भी है, कई सारे लग्जरी पे ज्यादा भी है, कई सारे रोजमर्रा के आइटम पे कम भी है और ज्यादा भी है। एग्जाम्पल के लिए 5 रुपए का बॉल पेन ले तो 5 रुपए के बॉल पेन पे 18% जीएसटी है। वो तो रोजमर्रा की चीज है, उस पे क्या तुक बनता है 18% लेने का? सही बात है। इसीलिए तो मैंने कहा कि निटिग्रिटीज में जाना पड़ेगा। मैं जब जीएसटी की मीटिंग्स में जाता था, जब टैक्स ये कानून बन रहा था उस वक्त भी, मैंने कहा ना मैं कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ। चीजों को समझने की एक क्यूरियोसिटी है, समझा कैसे जाता है ये समझा हुआ है। ठीक है। जर्नलिस्ट तो यही करते हैं, समझा कैसे जाता है ये समझाना। तो मैं क्या करता था कि जीएसटी का एजेंडा आता था 4-5 दिन पहले, जीएसटी काउंसिल का कमेटी थी उसका, दिल्ली के सारे ट्रेड एसोसिएशंस को बुला के मैं पंचायत लगा के बैठ गया। मैंने कहा भाई ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, अब आप इस पे बताओ, मुझे समझाओ। फिर सारे लोग, ये सारे जो मैंने एग्जांपल दिए ना, लोगों ने मेरे को लाके दिखाए हैं। ओके। मतलब डिनर सेट लाके मेरे सामने रखा किसी व्यापारी ने कि साहब अब ये बताओ कि इसमें प्लेट इसकी है, ये स्टेनलेस स्टील का है, ये प्लास्टिक की है, इस पे घुंडी चली हुई है प्लास्टिक की, अब मैं बताओ किधर लगाऊं इसको। क्योंकि छोटा-छोटा आइटम भी अगर उसमें ऐड ऑन हो गया तो जीएसटी का क्लास अलग बदल गया। तो लोगों ने मुझे ला के दिखाए ये प्रोडक्ट, तो मैं खूब पूछता था लोगों से और ओपन हार्ट पूछता था। जब फिर मैं ले जाके रखता था जीएसटी काउंसिल में, ऐसे ही जैसे हमने 2015, 16, 17 में व्यापारियों से बात करके कि आप बात तो करो, आप बात नहीं करते हो। आपको लगता है कि मैं सरकार में बैठा हूं और मेरे साथ 4 ऑफिसर्स बैठे हैं, यही एक्सपर्ट है, यही फंस जाता है। या कोई कंसल्टेंट हमने हायर कर रखा है, वही एक्सपर्ट है। जनता से पूछना पड़ेगा। इनफैक्ट यही होता भी तो है। अब जैसे अभी 1 तारीख को बजट आने वाला है, मैं देखता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर कॉर्पोरेट से बात करती है, इकोनॉमिस्ट से बात करती है, मतलब टॉप के लोग जो सबसे बात करती है। मिडिल क्लास से कब बात करेंगी? उनको असल मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट कब समझ में आएगा? क्या ये कंसर्न जेन्युइन है? नहीं, कंसर्न जेन्युइन है तो सब पूछो तो सही कि भाई क्या चीज। जैसे मैं, मतलब क्योंकि मैंने यूनियन बजट बनाया नहीं, मैं तो अपनी चिट्ठी देके आता था, वो बस सुनती थी या सुनते थे उससे पहले वाले, और करते कुछ नहीं थे। सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स अपनी चिट्ठियां लिख के लाते हैं, कोई पढ़ देता है, कोई बोल देता है, कोई ऐसी पकड़ा देता है, कंसीडर टू बी रेड, और देख के चले जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने भी कोई फर्क नहीं पड़ना होता, रिचुअल बना हुआ है। तो जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, मैं अगेन कमिंग बैक टू द टैक्सेशन सिस्टम, आप लोगों से बात करो ना, किसी व्यापारी से पूछ लो, वो कहीं ज्यादा बताएगा आपको किसी कंसल्टेंट या किसी आईएएस ऑफिसर के मुकाबले कि साहब ये जो घचमच मचा रखी है टैक्सेशन की, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर व्यापारियों से पूछ के पूरे देश के डिसीजन ले लिए होते, व्यापारियों से, मैं तो कंज्यूमर भी कह रहा हूँ, व्यापारी और कंज्यूमर तो एक ही प्लेट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इतने सारे जीएसटी में अमेंडमेंट नहीं करने पड़ते। इसीलिए करने पड़े क्योंकि आपने बंद कमरों में बैठ के बना लिया, हमारे जैसे लोग जाके बात करते थे, हम माइनॉरिटी में थे, आपने कानून बना दिया, 8th पे कमीशन आ गया। अब तो इसकी वजह से अब जो बजट आने वाला है, आपकी गणित क्या कहती है? टैक्स रिबेट कुछ मिलेगा मिडिल क्लास को? मिलना चाहिए, टैक्स रिबेट भी मिलना चाहिए। अगेन जैसा मैंने बोला, लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस, तो जितना आप टैक्स का बर्डन कम रखोगे उतना ही ज्यादा लोग टैक्स देंगे। लेकिन ये कहीं सरकार को डेफिसिट में नहीं डालेगी कि 8 पे कमीशन का इतना एक्स्ट्रा खर्चा? जैसे पिछली बारी का तो हमने जो देखा, शायद 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बर्डन सरकार पर आया था। इस बार तो ज्यादा ही आएगा। मुझे लगता है कि ये थॉट ना, मतलब प्लीज बेयर विद मी व्हेन आई से दिस, सरकारी कर्मचारी को कम तनख्वाह मिलनी चाहिए या सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलेगी तो एक्सचेकर पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव थॉट है। व्हाई ए कॉर्पोरेट ऑफिस फंक्शंस वेल, और उसका मॉडल
कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं है, हम्म, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ठीक है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी मिलती है और नीचे बहुत अच्छी नहीं मिलती है। पर बहुत सक्सेसफुल कॉर्पोरेट ऑफिस में देखोगे आप, बहुत सारी कंपनीज में देखोगे तो ऊपर नीचे के एम्प्लॉयज को ठीक ठाक सैलरीज मिलती हैं। वो बहुत कम है। बहुत कम है, लेकिन हम्म, सबसे सफल वही है फिर, है ना। हम्म, जो जितना कंजूस रहता है अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में, हम्म, वो उतना कम चलता है। बहुत लेमैन लैंग्वेज में हाँ, मैं हाँ, बता रहा हाँ, हूँ। जो कंपनी अपने कर्मचारियों को खुल के तनख्वाह देने का, दिल खोल के, मैं ये नहीं कह रहा कि बस लोन देके दे दो, लिबरल होके सोचती है कि यार मेरी टीम खुश रहेगी हम्म, तो बढ़िया काम करे। सेम इज द गवर्नमेंट। अगर कर्मचारी को तनख्वाह ठीक मिलेगी तो उसके पास एक्सक्यूज कम होंगे करप्शन करने के। अच्छी तनख्वाह दो आप, और फिर उसको करप्शन मत करने दो। अच्छी तनख्वाह दो आप, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। अच्छे तनख्वाह दो, उसके काम में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। तेरे को 20 लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस करना है दिन भर में, नहीं करेगा तो यू आर गॉन। आप सोचते हो यार तनख्वाह तो मिल जाए 1 लाख की जगह 50,000 रुपए में काम कर जाए। फॉर्म भले ही वो एक लेमन लैंग्वेज में, अगेन कोई सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ बाबू फॉर्म भले ही 20 ना प्रोसेस करे, 10 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। मैं कह रहा हूं उससे 30 फॉर्म प्रोसेस करा लो आप, और वो मजे से करेगा। उसको बोलो बिल्कुल तेरे को इधर उधर ध्यान देना ही नहीं है, तू तनख्वाह ठीक मिलेगी, काम ठीक से कर। काम की बाउंड्रीज हमें सेट करनी नहीं आती, अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी आती फिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे 2 सवाल है 8 पे कमीशन को लेकर के। अभी इस वक्त चुनाव का समय है, इस वक्त अनाउंस किया गया है, क्या ये दिल्ली जीतने की स्ट्रेटजी है? दूसरी चीज, बीइंग आम आदमी पार्टी, क्या इस बात का डर है आपको कि ये अनाउंसमेंट शायद आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि सारे सरकारी बाबू तो दिल्ली में ही बैठे हैं नहीं, और उन्हीं के लिए खुशखबरी यही है। अच्छी चीज ये है कि सरकारी बाबू जो बैठे हैं पढ़े लिखे हैं, उनको एक पढ़ी लिखी सरकार, एक पढ़े लिखे नेता से प्यार है। उनको पता है कि एक पढ़ा लिखा नेता चुनने का फायदा क्या होता है। उनको पता है कि ठीक है, पे कमीशन एक चुनावी वक्त के समय पे अनाउंस कर दिया, अभी तो अनाउंस ही किया, दिया भी है हाँ, नहीं। अभी तो है साल, कब दिया जाएगा तब दिया जाएगा। लेकिन उनको पता है कि यार उनके घर में जो बच्चे बैठे हैं ना, उनको तो अरविंद केजरीवाल ही पढ़ाएंगे। ओके। उनके घर में जो बिजली आ रही है ना, वो 24 घंटे तो बिजली अरविंद केजरीवाल की समझ से आती है। बिजली महंगी नहीं हुई ना जो दिल्ली में, या अच्छे हॉस्पिटल जो चाहिए, ठीक है सरकार ने बढ़ा दिया, पर वोट तो फिर अब वो अच्छे स्कूल के लिए देने जा रहा है, तनख्वाह के लिए नहीं देने वाला। क्योंकि ये जो सरकार चुनी जा रही है वो अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं, डे टू डे गवर्नेंस, जो दिल्ली सेंट्रिक चीजें हैं, दिल्ली जो जिंदगी जीने में मदद करती है लोगों की, उसके लिए सरकार चुनने जा रहा है। और वो पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है। कहा वैसे जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का 8 पे कमीशन, बट ऐसा नहीं होगा क्या? जनता तय करेगी क्या मास्टर स्ट्रोक है क्या नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का एक पॉडकास्ट देखा मैंने कुछ दिनों पहले, तो उसमें उनसे एक सवाल किया गया था फ्रीबीज के बारे में, जो अक्सर मीडिया में भी बात होती है कि फ्रीबीज बांटते हैं आम आदमी पार्टी। तो उनका रिप्लाई ये था कि मैं इनकम टैक्स में रहा हूँ, अगर मैं फ्रीबीज बांट भी रहा हूँ, तो कुछ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरह का था कि अगर फ्रीबीज में बांट भी रहा हूँ, उसके बाद भी दिल्ली का जो बजट है वो पॉजिटिव में है, वो नेगेटिव में नहीं गया है। इतने सालों से हम उसको पॉजिटिव में रख रहे हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ तो मुझे आता है ये सब करना। लेकिन जब मैं डेटा देख रहा था, 31 साल से दिल्ली का बजट पॉजिटिव में है, इस बार पहली बार ये नेगेटिव हो गया है। तो क्या ये फ्रीबीज बांटने का असर है? नहीं, पहली बात तो नेगेटिव हुआ नहीं है, ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बजट नेगेटिव हो गया है, क्योंकि बजट तो नेगेटिव हुआ नहीं है। तो डेफिसिट में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ओके, झूठ बोला जा रहा है। एक घटनाक्रम है, आप क्योंकि मैं देखता हूँ आपके वीडियोस, आप फाइनेंस पे ज्यादा काम करते हैं, और इसीलिए आपसे वो डिस्कस करना थोड़ा इजी है। आपको पता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में देश भर के लोग अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स करते हैं। और सरकार बीइंग ए वेलफेयर मेजर ये कंडीशन स्टेट्स पे डालती है कि भाई ये जो हम सेविंग्स का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, डिफरेंट हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूशन करते हैं, इन सेविंग्स का पैसा सरकारों को लोन लेना मैंडेटरी है। ओके, हाँ, स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पैसा राज्य सरकारों के लिए लोन लेना मैंडेटरी है। तो हर राज्य का एक अपॉर्चुनिमेंट होता है कि आपको मिनिमम इतना पैसा लोन लेना ही पड़ेगा स्मॉल सेविंग स्कीम, और मैक्सिमम उसकी एक अपर कैप भी होती है। सो आई मे बी, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट अभी डेटा मेरी मेमोरी में नहीं आ रहा है, बट सपोज दिल्ली के लिए वो मैंडेट है 5,000 करोड़ का, कि आपको 5,000 करोड़ रुपए मिनिमम लोन लेना ही पड़ेगा। ओके, भारत मतलब दिल्ली की जनता को? हाँ, दिल्ली की जनता को, मतलब दिल्ली सरकार को बजट में, ठीक है, हर साल के अपने बजट प्लान्स में आपको वो लोन लेना ही लेना है। स्मॉल सेविंग स्कीम के लोन को आप नो नहीं कह सकते, ये मैंडेटरी है हर एक राज्य के लिए, क्योंकि उसी से फिर इंटरेस्ट मिलता है, उसी से स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक अश्योर्ड सेविंग स्कीम्स हैं। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है। इसके बहुत सारे इफ एंड बट्स हो सकते हैं, बट इट इज। तो जैसे आपने 31 साल से देखा, आप ये भी देखिएगा कि कई दशक से, शायद 2-3 दशक से चल रहा होगा कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स का लोन हमेशा लिया जाता है, और डेली हम लोगों के उसमें हम लोग मिनिमम वाला लेते थे कि भाई मैंडेटरी है लेना, और फिर हम उसको चुका भी देते थे, उसमें से कुछ पोर्शन पे भी कर देते थे, क्योंकि हमारे पास सरप्लस था, हम उसको भी देते थे। तो ये हमने कई साल किया। अभी क्या हुआ, एक स्कीम और बनाई गई। तो
जो मिनिमम वाला था उसकी जगह सरकार ने और एक स्टेप उठाया कि भाई मैक्सिमम के लोन में बीच में ले लेते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या, जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि मैं तो उस वक्त सरकार में नहीं था जब ये सारा इशू उठ रहा था, कि किसी ऑफिसर ने लिख दिया, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को मान के चलिए कि किसी भी राज्य सरकार में, आई एम श्योर केंद्र सरकार में भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को माना जाता है कि मोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डिपार्टमेंट होता है। कोई ऑफिसर या कोई डिपार्टमेंट का हेड बहुत शानदार स्कीम बना के भेजेगा, और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिसर ही क्या जिसमें उसने 4 नेगेटिव टिप्पणी नहीं लिखी। जानते हैं सरकार के सिस्टम को। तो एक स्कीम बनी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने उस पर कमेंट किया। अब वो फाइनेंस का कमेंट ही क्या जिसमें स्कीम के चिथड़े ना उड़ाए जाएं। पोस्टमार्टम किया गया। तो कहाँ से लोगे भाई कि भाई स्मॉल सेविंग स्कीम का लोन तो हम लेते ही हैं, तो और उसी के तहत मिनिमम मैक्सिमम कैप का ही ले रहे हैं। ठीक है। मैक्सिमम कैप के अंडर में ही ले रहे हैं, जो कि लेना भी जरूरी है, और हो सकता है उसको पुरानी परंपराओं के तहत वापस भी कर देंगे जब सरप्लस में होगा। ठीक है। तो वहां किसी ऑफिसर ने लिख दिया, जो कि हर फाइल में लिखते हैं ऑफिसर्स कुछ ना कुछ, कि साहब ये ऐसे तो सरकार डेफिसिट में चली जाएगी लोन लेंगे तो। अब ऑब्वियसली उसके ऊपर किसी ने लिखा होगा आगे जाके, या कोई और डिपार्टमेंट का आदमी लिखेगा, या फाइनेंस में जो प्लानिंग लोग के लोग होते हैं वो लिखेंगे इसका ये डेफिसिट नहीं होगा, ये तो लोन लेना ही होता है। तो उस फाइल को उठा के भारतीय जनता पार्टी ने झूठ प्रोपेगेंडा फैला दिया कि ये देखो डेफिसिट में जा रहा है बजट, डेफिसिट में जा रहा है। नहीं जा सकता डेफिसिट में। क्यों नहीं जा सकता? दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस है। तो रेवेन्यू सरप्लस तो है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा फ्रीबीज नहीं है, ये जनता की चीज है, उनको वापस करी जा रही है। ये करते करते क्या फिर भी नेगेटिव में नहीं जाएगा? इतना रेवेन्यू सरप्लस है। आपको पिछले खासतौर से 2015 के बाद के समय को दिल्ली के टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपए। मैं राउंड फिगर्स दे रहा हूँ। ठीक है। उसके 5 साल पहले आप जाएंगे तो दिल्ली का बजट पिछले 5 साल में, माने 2015 माइनस 5 ईयर्स में, 25,000 करोड़ रुपए, शायद 24,600 करोड़ था या 25,600 करोड़, राउंड फिगर अगेन, 25,000 करोड़ से 5 साल में 2015 तक 30,000 करोड़ पहुंचा था बजट। ठीक है। पूरा टोटल आउटले। ठीक है। वही बजट 2015 से 2020 तक 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए का हो गया। ओके। और अब 60 से 78,000 या शायद 75,000 करोड़ रुपए का हो गया अगले 5 साल में आते आते। ये कैसे हो रहा है? और ये इस समय बीच में कोविड भी आया है, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, ये कैसे हो गया? तो अरविंद केजरीवाल जी का जो आप वो कोट कर रहे थे कि बीइंग एन IRS ऑफिसर और बीइंग अ पर्सन हु अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस एंड इकोनॉमी, बजट के आउटले का पूरी अच्छी समझ रखने वाले हैं, बैलेंस शीट को समझने वाले हैं, टैक्स खर्च करने में ईमानदारी की बात हम सब करते हैं कि साहब टैक्स खर्च होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। सरकार के पर्सपेक्टिव से हम ये कहते हैं कि भाई ईमानदार सरकार मतलब जो सरकार टैक्स खर्च करने में ईमानदारी बरते वो ईमानदार सरकार। ठीक है। मैं उसमें एक चीज और जोड़ता हूँ, जो सरकार ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करा ले वो भी ईमानदार सरकार। बहुत सारी सरकारें इसमें फेल होती हैं। और कैसे होती हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे, मैं नाम नहीं लूंगा आपके पॉडकास्ट में। दिल्ली में मुझे कंप्लेंट मिली कि साहब एक रेस्टोरेंट है, और दिल्ली में अगेन मैं किसी रेस्टोरेंट सेक्टर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर चेन थी कि साहब वो ना दिन में सबसे वैट लेता है, वैट था उसमें, और हम 1,000 रुपए का खाना खा के आते हैं तो 150 रुपए, सपोज 14% शायद टैक्स था। 1,000 रुपए का खाना हम फैमिली के साथ खाना खा के आते हैं और 140 रुपए टैक्स के होते हैं, 1,140 रुपए पे करके आते हैं। ठीक है। और वो क्या करता है, वो शाम को सारे बिल डिलीट मार देता है। अब जनता से 1,000 रुपए तो खाने का लिया, मान लो 1 लाख रुपए उसने सपोज इकट्ठा किया, 140 रुपए पर हेड, मतलब उस हिसाब से उसका भी ले लिया, टैक्स का भी ले लिया, और वो टैक्स सरकार को नहीं दिया, रात को बिल डिलीट कर दिए। उसमें निश्चित रूप से सिस्टम की भी भागीदारी कहीं ना कहीं होगी। ठीक है। जब हमने इनका वैट डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे ईमानदार ऑफिसर्स को चुन के लगाया तो उन्होंने कहा सर इसका तो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में हमने दिन भर में, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्लानिंग, हमने दिन भर में 300 परचेज कराई। ओके। अपने स्टाफ को भेज के, लोगों को भेज के, खुफिया तौर पे ऑब्वियसली, मतलब नॉर्मल खुफिया नहीं है, बस आदमी जा रहा है, खाना खा रहा है। 300 बिल्स थे हमारे पास में शाम तक उस रेस्टोरेंट के, और हमें पता था ये रात को 11 बजे बिल डिलीट करेगा, 300 में से कुछ तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए हमने बल्क परचेज कराई थी, मतलब बल्क परचेजिंग उस दिन कराई थी उससे। रात को 11 बजे उसका सिस्टम, उसने जो भी सिस्टम बना रखा था, बिल डिलीट हुआ। हमारी टीम ने जाके उसको रेड किया और उसमें से करीब 150 बिल डिलीट पाए गए। मैसेज पूरे उसमें चला गया कि बॉस ये चोरी नहीं चलेगी। ऐसे बहुत सारे काम थे दिल्ली में। फिर हमने एक स्कीम बनाई उस एक्सपीरियंस के आधार पर। ये चीजें ना चर्चा नहीं होती हैं क्योंकि इतना कूल इंटरव्यू नहीं होता है, पॉलिटिक्स धाड़ धूम धाड़ धाड़ वाले इंटरव्यूज होते हैं, तो मन भी नहीं करता है वहां शेयर करने का, और स्पेस भी नहीं होता है। तो उसके बाद हमने एक दिल्ली में स्कीम बनाई, बिल बनाओ इनाम पाओ। आप गूगल करिएगा, बिल बनाओ इनाम पाओ। ओके। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हम बिल लेते हैं, नहीं लेते वहीं छोड़ाते हैं। हम
मार्केट से कोई भी चीज शॉप करते हैं, किसी भी किटकैट खरीदा, कोई चॉकलेट खरीदी जाके, कहीं कुछ साड़ी खरीदी जाके, इवन ज्वेलरी खरीदी जाके, वी डोंट केयर अबाउट बिल्स। हाँ, बिल लेते ही नहीं है। हाँ, या तो लेते नहीं है, अदरवाइज वी डोंट केयर। हाँ, सरकार के लिए वो गोल्ड माइन है, मतलब हमारे वेट डिपार्टमेंट के लिए। उस वक्त हमने तो हमने पूरी दिल्ली को आह्वान किया कि बिल बनाओ इनाम, कि आप जो भी परचेज कर रहे हो उसका बिल संभाल के रखो, एंड दैट बिल इज ए लॉटरी। अब मुझे बहुत पर्टिकुलर्स याद नहीं है उसके, मतलब ऐसे डेटा याद नहीं है। तो हमने कहा था कि भाई आप अगर अपना बिल हमने एक पोर्टल बना दिया कि आपका नाम सागर सिन्हा है, आपने जाके आज रेस्टोरेंट में खाना खाया, अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी परचेज की, साड़ी दिलाई या कुछ भी, आपने किसी पर्टिकुलर किराना शॉप से जाके चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदा, आप बिल ले लो, ठीक है, और उस बिल को हमारे एक ऐप पे डाल दो, ऐप से अपलोड कर दो उसको, उसका दुकान का टिन नंबर सहित, टिन नंबर होता था तब, ठीक है। तो लाखों लोगों ने अपलोड करना शुरू, हमने एक सेल बना के डिपार्टमेंट में, और उससे पकड़ना शुरू कर दिया कि भाई ये सारा फ्रॉड जो है, क्योंकि अब हमारे पास जो काम मैंने प्लान करा के एक रेस्टोरेंट में कराया था, वो काम हमने पूरी दिल्ली के लोगों के हाथ में दे दिया, और अलग अलग सेक्टर से अलग सेक्टर से आने लगे। तो हम लोगों को इनाम देते थे कि भाई मैक्सिमम 50,000 रुपए का, और अगर उससे नीचे की परचेज है आपको तो टू द कॉस्ट ऑफ योर परचेज आपको रिफंड मिलेगा। और हर महीने में खड़े होके लोगों को दिल्ली सचिवालय में बुलाता था और उसकी लॉटरी निकालती थी, कुछ काउंट था उसका कि 300 लोगों को इनाम मिलेगा, या मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, ठीक है, कि इतने लोगों की, जितने लाखों लोग बिल देते थे उसमें से कुछ कंप्यूटराइज हम लॉटरी निकालते थे। तो जिसने 2 लाख की परचेज की है उसको 50,000 रुपए का रिफंड देते थे, जिसने 500 रुपए का चलते हुए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स खरीदे हैं उसको हम 500 रुपए का रिफंड देते थे। तो लोगों को भी मजे आ रहे थे, लोग अपनी वाइफ के साथ आते थे जी, इसीलिए मैंने ज्वेलरी शब्द यूज किया जी, मैंने अपनी वाइफ को ज्वेलरी दिलाई थी, मुझे याद है। तो उससे क्या हुआ कि दिल्ली का सिस्टम जो लीक हो रहा था टैक्स कलेक्शन का, वो रिपेयर होना शुरू हो गया। तो ये आज भी हो रहा है? नहीं, बाद में जीएसटी में बंद हो गया वो। अच्छा, ओके। मैंने बहुत कहा जीएसटी में कि इसको लागू कर दें। अब जीएसटी जो भी लागू करेगा वो पूरे देश में लागू होगा। हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको हम दिल्ली पे लागू कर दें। मैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में बैठता था तो कहता था, पर ठीक है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है तो फेडरल सिस्टम के, तो उसके जरिए हमें मतलब हर महीने कम से कम 100, 200, 300 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चलता था, और वो फिर हम रिकवरी कराते थे। रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ा। तो मैं कह रहा हूँ ये एक मेजर था, और सिर्फ यही नहीं था, एक और इम्पोर्टेंट मेजर था। ये तो हमने एक तरह की इंस्पेक्टरी वाली काम किया। पीपल्स फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस का मैं मॉडल बताता हूँ। 2015 में अरविंद जी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे और टैक्सेशन को अच्छे से समझते थे, टैक्सेशन सिस्टम को, उनकी स्टडी है, बोले यार एक बेसिक प्रिंसिपल चलता है टैक्सेशन की दुनिया में कि लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। बात ठीक थी। हमने दिल्ली के ट्रेडर से बात की तो बोले हाँ साहब बात तो ठीक है। हम कोई आदमी हमारे पास में 10,000 रुपए का कुछ सामान लेके जाता है, हम कहते हैं साहब 500 रुपए आपका टैक्स है, वो कहता है बिना टैक्स के दे दो यार। वही टैक्स अगर 150 रुपए का होगा तो हम भी फोर्स कर सकते हैं उसको, यार 150 रुपए और दे दे, बिल्कुल सही, सरकार के लिए। 500 रुपए टैक्स है तो वो भी चोरी करना चाहता है, हमें भी लगता है यार जो बाजू वाला बिना बिल के दे देगा इससे अच्छा मैं ही दे दूं बिना बिल के। तो हमने बहुत सारे ट्रेडर्स से दिल्ली की बात की और उनसे पूछा यार अगर सरकार टैक्स रेट कम करे, क्योंकि वैट था उस समय स्टेट के हाथ में था सारा, तो क्या करें। तो हमारे साथ सारे रिप्रेजेंटेशन आए अलग अलग ट्रेडर कि आप इतना स्लैब कम कर दो, इतना स्लैब कम कर। तो जब हमने, और सरकार का मतलब कन्वेंशनल थिंकिंग रहती है साहब अगर टैक्स रेट कम कर देंगे तो पैसा ही नहीं आएगा। तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कहा नहीं तो ये तो आइडिया तो है भाई, और हमने सीखा हुआ है कि लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस। तो उन्होंने, मुझे याद है कि एक ट्रेडर्स एसोसिएशन में अलग अलग एसोसिएशन बैठी हुई थी, एक जॉइंट मीटिंग थी, ठीक है। तो उसमें कहा था मैं पहले साल एक किसी कमोडिटी पे टैक्स कम करना चाहता हूं, आप बताओ, लेकिन दैट ट्रेडर्स एसोसिएशन हैज टू वाउच फॉर मी कि टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा उस सेक्टर का। तो टिम्बर्स एसोसिएशन थी दिल्ली की, उन्होंने कहा साहब आप कम कर दो, हम गारंटी लेते हैं कि आपका टैक्स कलेक्शन टिम्बर सेक्टर से कम नहीं होगा, ठीक है। 2015-16 के बजट में हमने टिम्बर पे टैक्स मेरे ख्याल से 13 या 14% था, उसको घटा के 5% कर दिया। ये टिम्बर क्या होता है? टिम्बर ट्रे मतलब लकड़ी का जो फर्नीचर और ये सब। अच्छा, फर्नीचर वाला जो काम, टिम्बर सेक्टर, ठीक है। तो टिम्बर ट्रेडर्स ने कहा जी हम टैक्स कलेक्शन कम नहीं होने देंगे, हम अपने व्यापारियों को प्रोत्साहित करेंगे कि टैक्स दो। सरकार ने टैक्स स्लैब्स बहुत नीचे कर दी, 13% से घटा के सीधे, या 12.5 था, उससे घटा के सीधे 5% कर दिया। ऑफिसर्स परेशान थे, आप फाइलें देखोगे उस वक्त की लिखा हुआ है सरकार घाटे में चली जाएगी, सरकार को नुकसान हो जाएगा, विजिलेंस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं है यार, जनता में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिलीव मी, 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा टैक्स मिला टिम्बर सेक्टर से 2015-16 में। एंकरेज विद दैट हमने 2016-17 के बजट में 45 आइटम्स के टैक्स स्लैब कम कर दिए। अच्छा, दिल्ली में कि साहब पीपल आर रेडी टू पे टैक्सेस इफ टैक्सेस आर लो। ओके। और वो अब सारा मतलब इससे सारा हमारे नेबरहुड स्टेट पागल हो गए, उनको लग रहा था यार दिल्ली तो फिर सारा ट्रेड हब बन जाएगा। ऐसे स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्स कम है तो लोग यहाँ आना चाहेंगे। मतलब स्मार्ट फाइनेंस मिनिस्टर, स्मार्ट चीफ मिनिस्टर की है कि भाई मैं तो चाहूंगा गाजियाबाद में भी जो सामान हो यहाँ से जाए। इट्स इलीगल,
हाँ, ठीक है। ऐसे देखो तो इट्स नॉट गुड एट लीगल टर्म्स कि भाई टैक्स यहाँ दो और कंजम्पशन वहाँ हो, पर फिर भी क्योंकि अभी जीएसटी तो कंजम्पशन बेस्ड है कि जहाँ कंज्यूम हो रहा है, सेल टैक्स तो ये था जहाँ सेल हो रही है वहाँ टैक्स लगेगा। तो मैं तो चाहूंगा पूरा भारत दिल्ली से खरीद के ले जाए। दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर क्या चाहेगा कि पूरा दिल्ली, पूरा देश दिल्ली में आके शॉपिंग करे, दिल्ली की सेल बढ़ जाएगी, दिल्ली एकदम बूम हो जाएगी, सेल बढ़े, दिल्ली के व्यापारी मतलब फ्लरिश करें, दिल्ली की सरकार टैक्स से फ्लरिश करे। तो ये 4-5 ऐसे मेजर्स थे जिसकी वजह से टैक्स जंप हुआ खूब। और फिर जीएसटी आ गया। जीएसटी की अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एक पढ़ा लिखा और टैक्सेशन को समझने वाला व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है, एंड ऑल दीज आइडियाज वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड ईदर ऑन द डायरेक्शन और क्लोज मॉनिटरिंग बाय अरविंद केजरीवाल जी, तो फिर टैक्स भी बढ़ा। टैक्स जब बढ़ा तो इतना बड़ा, यार 30,000 करोड़ का बजट था, सरकार के अफसरों को खर्च करने की आदत नहीं थी। हम बजट देते थे, लो 16,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पे दिया, वो कहते थे सर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, इनके खर्च करने, स्कूल बनाने अच्छे, उनको भी आदत नहीं थी। तो 1-2 साल तो उनको लाने में लगे, भाई सरकार सीरियस है और टैक्स आ जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस था 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ बजट होना 5 साल के अंदर अंदर डबल बजट हो गया। ओके। तो फिर अब बताओ, घाटे में हुआ कि फायदे में हुआ? फ्रीबीज बांटने से फायदा है कि घाटा है? मतलब अगर फ्रीबीज दिए भी जा रहे हैं तो कमाई उस हिसाब से बढ़ाई गई है। एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, जब हमने ये शुरू किया, बिजली बिल 0 किए थे, उसके बाद मतलब 4-5 महीने हो गए थे, तो मैं लोकल मार्केट में लोगों से बात करता रहता हूँ, तो मुझे लोगों ने बताया, मुझे ऐसे ही कोट एंड कोट में बोल रहा हूँ कि जी मेरे यहाँ अचानक लोगों की ना छोटी छोटी सेविंग्स हो रही है, उनका बिजली का बिल, फिर वो महिला वाला भी हमने कर दिया था, बस फ्री। बोले लोगों के घरों में सेविंग हुई है, तो लोग अब लोकल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। तो उसने बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी वो, मैंने उससे ऐसे ही पूछा कैसा चल रहा है धंधा, तो उसने कहा जी हमारी एक दुकान गाजियाबाद में भी और यहाँ भी है। हमारा ऐसा उसका वर्डिंग थी, और बहुत लोकल शॉपकीपर है, कोई बहुत एक्सपर्ट भी नहीं कह सकते कि भाई वो मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, इकोनॉमिक्स का। उसके वर्ड थे ये कि साहब मैं देख रहा हूँ कि मेरे भाई की दुकान गाजियाबाद में और मेरी यहाँ है, जब से आपने ये फ्री वाला किया है ना, लोगों के घरों में पैसे बचने शुरू हुए, तो लोगों ने प्रेस खरीदना शुरू कर दिया, हीटर खरीदना शुरू कर दिया, कैश फ्लो बढ़ गया, छोटे छोटे। हाँ, तो कैश फ्लो उनके पास में बढ़ गया, तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ गया। एंड दैट इज बहुत स्मार्ट इकोनॉमिक्स है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा बच रहा है और वो लोकल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको खर्च करवा रहे हैं, परचेज बढ़ रही है, तो फिर जॉब्स बढ़ेंगी। क्या ये नेशनल लेवल पे पॉसिबल है? बट समवन हैज टू डू डीप स्टडी एंड डू, मतलब बहुत लग के करना पड़ता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपनी बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलता हूँ कि सरकारों में ना घोड़ा खरीद लेते हैं और खूंटा नहीं खरीदते। घोड़ा खरीद लेते हैं, खूंटा नहीं खरीदते हैं, घोड़े को बांधने के लिए, और घोड़ा भाग जाता है। अच्छा। मतलब पॉलिसीज लागू कर दी जाती है, स्कीम्स दे दिए जाते हैं। घोड़ा खरीदना है, घोड़ा खरीदने की एक पॉलिसी बनती है, फिर घोड़ा खरीदने के लिए तो सब उत्साहित रहते हैं, जिनको करप्शन करना है वो भी उत्साहित रहते हैं, और जिनको घोड़े का मजा लेना है वो भी उत्साहित रहते हैं। फिर जब बात आती है, कोई समझदार नीचे से बाबू लिख के भेजता है, साहब उसके लिए ना एक रस्सी भी चाहिए होगी, एक खूंटा भी चाहिए होगा, एक चारा का भी कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। बोले ये क्यों है यार, हमें तो घोड़ा एंजॉय करना था, सरकार तो घोड़े पे चलती है। उसके लिए फिर फाइलें बनती रहती हैं, फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब तक कोई आदमी ऐसा तैयार ना हो निटी-ग्रिटीज में जाके कि भाई घोड़ा चाहिए तो रस्सी भी चाहिए, तो खूंटा भी चाहिए, तो चारे का कॉन्ट्रैक्ट भी साथ करना पड़ेगा, वरना 3 दिन में घोड़ा खाएगा क्या? मैं एक बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे गवर्नेंस सिस्टम की खामी है। शानदार पुल बना देंगे, शानदार सड़कें बना देंगे, मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस के लिए बेचारा मेंटेनेंस वाला इंजीनियर चीखता रहेगा, साहब मुझे मेंटेनेंस के लिए पैसा दे दो। उसमें मजा नहीं है किसी को, क्योंकि राजनीतिक नेता को चाहिए ये दिखाना कि देखो जी मैंने नए पुल उद्घाटन कर दिए। पुराने पुलों के उद्घाटन पे थोड़ी लोगों को वाहवाही मिलती है, फोटो थोड़ी खींचते हैं। वो तो मेंटेनेंस के इंजीनियर को करना होता है, बेचारे को गालियां उसको पड़ती हैं। मतलब जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बता रहा हूँ, ये बहुत कोई एक्सपर्ट के रूप में नहीं, कि जब तक कोई आदमी निटी-ग्रिटीज में नहीं जाएगा, डिटेल में नहीं जाएगा, हो सकता है जो आपका सवाल था, हो सकता है, और ये बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स है कि भाई लोगों के पास पैसा बचेगा आपकी गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से, तो लोग उसको लोकल मार्केट में ही खर्च करने वाले हैं। बहुत हद होगा तो स्कीम में, मैं मुझे जब आप बात करें तो एक और एग्जांपल आया। मैं जब ये बसों वाला कर दिया था हमने, तो मैं किसी काम से यहाँ चिड़ियाघर के सामने खड़ा हुआ था। वहाँ 2 बहनें थी, अपने मम्मी पापा को चिड़ियाघर घुमाने लाई हुई थी संडे को। ठीक है। तो मैं किसी का वेट कर रहा था, तो ऐसे उनसे, उन्होंने देखा बच्चे थे तो उन्होंने पहचाना, फोटो मतलब जनरल जो रेस्पेक्ट होती है। फिर मेरी भी क्यूरियोसिटी थी कि भाई कहाँ से आए हो, तो वो कहीं नजफगढ़ वगैरह में कहीं रहते थे। दोनों लड़कियां गुड़गांव में कहीं काम करती। 4-5 महीने हमारी ये फ्री बस ट्रांसपोर्ट की स्कीम को हो गए थे। तो दोनों लड़कियों ने मेरे को बताया कि सर ये इसके चक्कर में ना हमारे पैसे बचने लगे। हम नजफगढ़ से गुड़गांव जाते थे, दोनों बहनें काम करते, तो हमारे तो 8-10 हज़ार रुपए बच गए, और 8-10 हज़ार रुपए बच गए तो हमारे पास भी सेविंग हो रही है। तो वो अपने मम्मी पापा को चिड़ियाघर घुमाने लाई हुई थी और बाहर खड़े होकर समोसा खा रही थी। तो आप सोचो कि कहाँ कहाँ उसका कैस्केड इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम किसी भी चीज को फ्री भी कह के, जैसे इन्होंने रेवड़ी कह के मजाक बनाया, हमने भी गर्व से कहा हाँ रेवड़ी है।
आप उसकी डिटेल्स में जाओ ना, डिटेल्स में जाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। ओके, कुछ ऐसा एग्जांपल जो नेशनल लेवल पे किया जा सकता है, मोटा मोटी आम जनता को समझ में आए, लेकिन ये हो नहीं रहा, ऐसा कुछ, अभी अगर तो ऐसा देखो, कुछ हो मैं तो? दिल्ली के लिए चुनाव के लिए वोट मांग रहा हूँ भाई। हम्म, अभी तो दिल्ली के खूब मैं बात कर सकता हूँ, नेशनल हाँ। लेवल पे बात करेंगे। हम्म। पर मतलब ये जो इकोनॉमिक्स का फंडा है, बड़े, मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर जो लेकिन आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, हम्म, उसी से थोड़ी बहुत समझ बनी है। दो ही तरीके हैं इकोनॉमिक्स को चलाने के, या तो आप सो कॉल्ड ट्रिकल डाउन कर लीजिए हम्म, कि बड़े बड़े लोगों को सरकार सब्सिडीज दे अरबों खरबों रुपए की, हम्म, और ये अज्यूम करके चले जनरली कि जब हम सर इनको मदद करेंगे हम्म। तो इन पे जो पैसा कमाया जाएगा वो नीचे तक पहुंचेगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ हाँ, है? ऐसा होता नहीं है। दूसरा मॉडल है कि भाई जनता को दो, जनता के हाथ में पैसा होगा, मतलब आप जॉब्स क्रिएट करो, आप स्कीम्स ऐसी चलाओ जिससे जनता की सेविंग हो, जनता के पास में जीने में मजा आए, जनता को थोड़ा सा खर्चा करें लोग, जनता को उस स्थिति में लाके खड़ा करो तो जनता खर्च करेगी, हम्म। और जब जनता कंज्यूम करेगी और खर्च करेगी तो जॉब मार्केट अपने आप फ्लरिश करेगा। तो बेटर अप्रोच क्या है? बॉटम अप, बॉटम अप, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त, जो आम आदमी पार्टी कर रही है। दैट्स व्हाट दिल्ली मॉडल इज।